हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू द डे 4 ऑफ आर जीएनजी सीरीज। तो आज का जो डे 4 है गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी एक नई यूनिट। आई होप आपने डे 1, 2 एंड 3 में अपना पूरा अलजेब्रा पढ़ लिया है। वहाँ पर हमने 100% कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था और जहाँ जहाँ जो जो रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको लेक्चर्स के दौरान ही रीट्रेट किया था। तो आपकी ड्यूटी बनती है बच्चों की, अब नई यूनिट शुरू हो रही है तो इससे पहले डे 1, डे 2 एंड डे 3 आपको पूरा देखना है। आपके उस पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस अगर बुक में अवेलेबल हैं तो वो सॉल्व करने आपकी जिम्मेदारी है बच्चों। ठीक है, अब चाहे पीवाईक्यूज हों, चाहे आपकी बुक में कोई और क्वेश्चंस हैं, देखो मेरा काम पढ़ाना है, मैंने वो पूरा कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब आपको पर्सनल एफर्ट जरूर करना पड़ेगा। अगर आप पर्सनल एफर्ट नहीं करेंगे और ऐसे डेज बिताते चले जाएंगे तो मैथ्स में सीरीज का कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो मैं आपसे प्लीज एक बार स्पेशल मेंशन करूंगा कि बेटा अब जो साथ साथ आप यूनिट्स कर रहे हो ये मौका मत खो। आपको पूरे साल में बहुत सारे मौके मिले होंगे, शायद आपसे कुछ मिस हो गया हो या आप नहीं पढ़ पाए किसी कारण से, या पढ़ भी रखा है, रिवाइज कर रहे हैं मेरे साथ। दिस इज अ चांस टू कम बैक ऑन द ट्रैक, और जहां पर भी आपका जो मिसिंग हो आप मेरे साथ साथ अगर करेंगे तो ही चीजें हो पाएंगी। अगर आपका ज्यादा बड़ा बैकलॉग क्रिएट हो गया तो दिक्कत आने वाली है बच्चों, है ना। फिर वो भी कवर ना हो क्या फायदा, फिर सीधा एग्जाम सिर पे आ जाएगा। तो माय एडवाइस इज कि साथ साथ चीजें पढ़ते चलें, करते चलें, है ना, रोज का काम रोज। और जो अपनी बुक है, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हैं, मैं अवेयर नहीं हो सकता कोई बच्चा कोई बुक कर रहा है, कोई बच्चा कोई बुक कर रहा है, हर बुक में देखो प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स दिए हुए होते हैं, सारे पीवाईक्यूज दिए हुए होते हैं, रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं, क्वेश्चंस प्लस और माइनस थोड़ा बहुत, वरना सिमिलर से ही हर किताब में आपको मिलेंगे। जो भी आप किताब फॉलो कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई नई किताब खरीदो भाई, ये खरीदो, ये चाहिए, नहीं। आपके पास जो भी है उसमें पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकल जाने चाहिए। अगर वो हो पा रहे हैं तो सब बढ़िया। तो चलो फिर शुरू करते हैं डे 4 और देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। आज का जो एजेंडा है जो हमें डे 4 में कवर करना है, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस। तो पहले ही डिस्क्लेमर दे रहा हूं बेटा, एक तो ये वीडियो लंबी जाने वाली है क्योंकि इसमें हम पूरा का पूरा जो कैलकुलस का कैलकुलेशंस है, यानी कि डिफरेंशिएशन करने के तरीके हैं, वो सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। पहला डिस्क्लेमर, लंबी जाएगी, बैठे रहना, बने रहना। ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत सारे बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत सारे बच्चे इसे कर नहीं पाते और बहुत सारे बच्चे इसको छोड़कर जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये करने वाली चीज है ही नहीं। इसको आपको अगर आपने अभी के अभी पकड़ लिया और अभी के अभी प्रैक्टिस कर ली तो ये हो जाएगा। अदरवाइज अगर आप इसे सोचो कि लास्ट के 3-4 दिनों में कर लूंगा, बेटा इस टॉपिक का नेचर ऐसा नहीं है। दिस इज अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड टॉपिक। आपका इसमें प्रैक्टिस करना मेरे लेक्चर को सुनने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको फॉर्मूले आते भी हैं, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, और उस फॉर्मूला पर अगर आपने मिनिमम 50 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस जितने आप लगा सकते हैं नहीं लगाए तो फॉर्मूला मजबूत नहीं होगा। फॉर्मूले बहुत सारे हैं, आप एक आधा फॉर्मूला भूल जाएंगे और अल्टीमेटली मेन एग्जाम में आप वो चीज नहीं कर पाएंगे। तो माय एडवाइस इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। इस टॉपिक का मतलब ही प्रैक्टिस है। ठीक है, तो जितने सवाल आप लगा पाएं मेरी कहानी सुनने के बाद, कृपया करके इस टॉपिक में ज्यादा से ज्यादा सवाल लगाएं। ठीक है, जितना आप समय निकाल सकते हैं, कैलकुलस में चलेगा नहीं बिना सवाल लगाए। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक भी है ये। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं है कि कहानी इजी रहेगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो आपको एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी कि ये ऐसा ही होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा हम डिटेल में ग्राफ व्राफ में मैं आपको उलझाऊंगा नहीं, मेरे कॉमर्स के बच्चे हैं अप्लाइड मैथ्स में ज्यादातर, तो आप लोगों को मैं ग्राफ्स में बहुत ज्यादा उलझाऊंगा नहीं। कैलकुलस के अगर मैं नेचर की बात करूं बच्चों, कैलकुलस का नेचर ऐसा है कि ये जितना मर्जी गहराई में पढ़ लो, आपके सिलेबस में बहुत थोड़ा सा बेसिक पोर्शन है, लेकिन इसकी गहराई इतनी है कि आप चाहे इसको मास्टर्स लेवल तक पढ़ लो, बैचलर्स में भी ये पढ़ाया जाता है। ठीक है, मैथ्स ऑनर्स वाले बच्चे इसको पूरा पूरा पढ़ते हैं, पूरा सब्जेक्ट ही होता है सिर्फ एक कैलकुलस। ठीक है, तो अपने को इतनी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। हम शुरू करते हैं आज का दिन हमारे डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ। लेट्स स्टार्ट एंड सी कि क्या क्या हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों, सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं और फंक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं, थोड़े बहुत मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद हमें डिफरेंशिएशन सीखना है सेकंड ऑर्डर तक का, पैरामेट्रिक इम्प्लिसिट करना है, और ये कुछ एप्लीकेशंस है। तो दो पार्ट्स में ये चैप्टर बटा हुआ है। पहला पार्ट डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, दूसरा पार्ट डिफरेंशिएशन करने के यूज से क्वेश्चंस कैसे करते हैं। मेरे को ज्यादा उम्मीद है कि आपको एप्लीकेशन से सवाल मिलेगा पेपर में।
ठीक है, मेरी बात ध्यान रखना, एप्लीकेशन से सवाल मिलेगा, मुझे इसकी ज़्यादा उम्मीद है। डायरेक्ट डिफरेंशिएट करने के लिए अगर सवाल आता भी है तो या तो पैरामेट्रिक से आएगा या सेकंड ऑर्डर से आएगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, जस्ट मेरी इंस्टेंट फीलिंग है, जितना मैंने प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखे हैं। एप्लीकेशन से आपको सवाल मिलने वाला है, एमसीक्यू में आ सकता है अगर बेसिक डिफरेंशिएशन का कोई सवाल आ जाए। ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ना है, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं बच्चों। ठीक है, तो एक बार आप मेरी कहानी सुन लो। ठीक है, कहानी के बिना मजा नहीं आता है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा कैलकुलस का टॉपिक। थोड़ी सी मेरी कहानी सुन लो। कैलकुलस क्या होता है बेटा, इसमें ना बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट होता है लिमिट्स का, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है कंटिन्यूटी का। ठीक है, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है डिफरेंशिएबिलिटी का। उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है डिफरेंशिएशन का, या फिर डिफरेंशियल कैलकुलस बोल देता हूं, चलो मैं इसे डिफरेंशिएबिलिटी को मिलाकर डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके बाद एक और चीज होती है दैट इज इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, और एक और लास्ट चीज होती है दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो ये पूरा का पूरा जो है ना कैलकुलस है बच्चों। ठीक है, इसको पढ़ने का पर्पस ये रहता है कि बेसिकली हम लोग रेट ऑफ चेंज को स्टडी करते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व्स को स्टडी करते हैं, बहुत सारे फंडे हैं। इसमें से लिमिट्स का जो पोर्शन है, जो कंटिन्यूटी का पोर्शन है एंड जो डिफरेंशिएबिलिटी का पोर्शन है, ये तीन चीज़ें आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। ठीक है, पढ़ के आए हैं नहीं आए हैं बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जो जो चीज़ें मुझे लगती है 11th क्लास की मेरे को यहाँ पे रिक्वायर्ड है, मैं कोशिश करूँगा आपको यहीं पर बता दूँ, और वो चीज़ एक आपका शॉर्ट कमिंग ना बने 12th के सवाल ना करने में। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें आप 11th में करके आए हैं बच्चों। अभी जो हमें शुरू करना है, हमें क्या क्या पढ़ना है हमारे अप्लाइड मैथ्स क्लास 12th में, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड ये तीनों टॉपिक बेटा इंटर रिलेटेड है। अगर आप सोच रहे हो कि आप डिफरेंशियल कैलकुलस स्किप कर दो या डिफरेंशिएशन स्किप कर दो और इंटीग्रल पहले कर लो, होगा नहीं। इंटीग्रल इज बेसिकली रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो ये आना चाहिए। और जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है ये भी इन दोनों पर ही निर्भर करता है। तो मेरी एडवाइस है कि इसको एक ही सीक्वेंस में पढ़ना, ये सीरीज में जितना जितना मैं जैसे जैसे करा रहा हूँ इसी सीक्वेंस में। अगर आपने कोई वीडियो स्किप करी आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं बच्चों बिना टाइम वेस्ट करे। शुरुआत थी कैलकुलस की तो इतनी कहानी सुना दी। अब बात कर लेते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस की, या फिर शॉर्ट में बोलूं तो डिफरेंशिएशन की। बिफोर आई स्टार्ट डिफरेंशिएशन मेरे को कुछ बेसिक बेसिक बातें करनी है आपसे लॉग के बारे में, लॉगरिथम। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में मुझे बात करनी है। ठीक है, एक तो आपको बता दूं लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हमारे पेपर में नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के कुछ जो सवाल होते हैं वहां पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का हेल्प लेना पड़ जाता है कई बार, वरना वो सवाल फंस जाते हैं। इसलिए सिर्फ बता रहा हूं, कहानी सुन लो, बेसिक प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होती हैं प्रॉपर्टीज, बस प्रॉपर्टीज बता रहा हूं, कहानी नहीं सुनाऊंगा। लॉग क्या होता है, लॉग कैसे होता है, ठीक है, ये सुन लो कि अगर लिखा होता है कहीं पे log a टू दी पावर b बराबर c, तो आप इसे पता कैसे याद रख सकते हो, BAP कॉन्सेप्ट। इसको आप क्या पढ़ो वो आपकी इच्छा है। ठीक है, BAP कॉन्सेप्ट, B बोले तो बेस, A बोले तो आंसर और P बोले तो पावर, ट्रिक। ठीक है, इसी को मैं कैसे लिख सकता हूं, बेस की पावर बराबर आंसर। ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात होती है पहली चीज। ठीक है, ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात होती है पहली चीज, BAP कॉन्सेप्ट से। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए पहली। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं लॉग की, वो क्या होती है, log A प्लस log B, सॉरी log AB, अगर दो पर्टिकुलर फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है बच्चों तो उसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं, log A प्लस log B, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई पर्टिकुलर फंक्शंस डिवीजन में है तो उसको कैसे लिख सकते हैं,
माइनस के साथ। ये प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग है, ये जनरल चीजें हैं बेटा, ये आपको पता होनी चाहिए, फंक्शंस में हम पढ़ते हैं इसको। ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी log x टू दी पावर y, इसमें क्या होता है, पावर ना आगे आ जाती है, तो इसको हम लिख सकते हैं y मल्टीप्लाई बाय log x टू दी पावर b। ठीक है जी, ये वाली प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई बहुत अच्छे से। और एक चीज होती है बेटा log a टू दी पावर b, इसको हम दो में तोड़ सकते हैं, log a अपॉन log b। ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है लॉगरिथम से रिलेटेड, और ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि लॉग को अगर वैसे लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, उसकी मैंने ट्रिक दे दी। तो ये चीजें आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अब हम शुरू कर लेते हैं हमारी डिफरेंशिएशन की मेन कहानी। सबसे पहला मुद्दा जो बच्चों को समझ में आना चाहिए कि क्यों पढ़ना है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो क्या स्टडी करने वाले हैं हम डिफरेंशिएशन में? डिफरेंशिएशन में बेसिकली हम लोग रेट ऑफ चेंज को स्टडी करते हैं, यानी कि कोई एक क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज हो रही है, बदलाव की जो पढ़ाई है किसी एक क्वांटिटी की विद रिस्पेक्ट टू दूसरी क्वांटिटी, वो हम डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कैलकुलस में स्टडी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं बेसिक नोटेशंस की, तो मान लीजिए कोई दो फंक्शंस हैं बेटा y और x, ठीक है। जब मैं लिखता हूं ना dy बाय dx, ठीक है, तो नोटेशन को समझो, डरना नहीं है। dy बाय dx का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy बाय dx का क्या मतलब होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये बात आपको क्लियर रहनी चाहिए। अगर लिखा है dy बाय dx, अगर मैं लिखूं dt बाय dx, dt बाय dx का मतलब क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ t विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। dx बाय dy लिखूं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रेस्पेक्ट टू y, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अच्छा, रेट ऑफ चेंज, बदलाव की बात कर रहे हैं बेटा, बदलाव की बात कर रहे हैं। अगर बदलाव की मैं बात करूं, मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए d1 ऑफ dx निकालना है मुझे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू x। मुझे एक बात बताओ, कांस्टेंट क्या कभी बदलता है? बदलाव की बात कर रहे हैं ना हम। कांस्टेंट क्या कभी भी चेंज होगा? 1 तो 1 ही रहेगा, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा। इसलिए बेटा, इसलिए जब भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग, तो आंसर हमेशा जीरो आता है। भाई बदलाव बता रहे हैं ना, बदलाव कुछ है ही नहीं तो आंसर जीरो। तो ये एक फॉर्मूला भी होता है। फॉर्मूलाज कराने से पहले मैंने आपको लॉजिकली डेफिनेशन से इस चीज को कनेक्ट करके बता दिया कि कैसे चीजें वर्कआउट करती हैं, ठीक है। इस तरह से आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, लोग अक्सर इसमें फॉर्मूला सीधा दे देते हैं, तो आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। आई थिंक दिस इज गुड फॉर यू ओनली, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बात, मैंने आपको समझा दिया dy बाई dx क्या होता है, y का मतलब, x का मतलब, d का मतलब। d बेसिकली रेट ऑफ चेंज को डिनोट करता है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर इस तरह से लिखा हुआ है ना dx या dy, तो वो रेट ऑफ चेंज है, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। d बाई dy को आप पकड़ो, ठीक है, इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, राइट। मूविंग फॉरवर्ड बेटा, अगर आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई है डिफरेंशिएशन की, ठीक है, और आपको क्लियर हो गया कि क्यों कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है एज पर डेफिनेशन, तो अब हम रेडी हैं फॉर्मूलाज पर बात करने के लिए, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशंस नहीं है, ना ही लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशंस हैं, बट लॉग के मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता दी हैं, ठीक है। फॉर्मूलाज क्या हमारे सिलेबस में कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज होते हैं बच्चों, जो आपको आने चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो सवाल हो जाएगा, अगर ये फॉर्मूलाज याद नहीं है तो सवाल नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। इसमें और कुछ भी नहीं है कहने को मेरे पास। तो ये फॉर्मूलाज दिमाग में सेट होने चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला बार बार लिखना शुरू हो जाते हैं। 20 बार लिख ले बेटा, नहीं समझ आएगा, नहीं याद रहेगा। याद सिर्फ तभी होगा जब तू सवाल कर लेगा। एक फॉर्मूला के 50 सवाल कर लिए, दूसरे फॉर्मूला से रिलेटेड 50 सवाल कर लिए, हर फॉर्मूला के जितने सवाल तुम हाथ से कर लोगे उतना फॉर्मूला सेट हो जाएगा। तो इसी बात पे देखते हैं फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला,
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n, क्या होता है ये, एन एक्स एन माइनस वन। क्या हुआ यहां पर, x की पावर n कोई फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन आप लोग 11th में पढ़ के भी आए हैं, और फंक्शन बेसिकली दो पर्टिकुलर क्वांटिटीज का, दो वेरिएबल्स का रिलेशन होता है, एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होता है, ठीक है। तो ये कोई फंक्शन है x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है। अब ये याद कैसे रखें भैया, फॉर एग्जाम्पल आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आए, मुझे निकालना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 2, तो कुछ भी नहीं है, पावर आगे आ जाएगी और एक माइनस हो जाएगी, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा 2x 2 माइनस 1, बोले तो 2x की पावर 1, बोले तो 2x। दिस इज माई आंसर, ठीक है जी। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर माइनस 1, माइनस हो तो क्या करेंगे बेटा, जो बताया वही कर रहे हैं, कुछ भी हो। तो माइनस 1 की पावर x जो है उसमें एक माइनस 1, यही तो बोलता है, जो आगे आ जाए और एक कम हो जाए, तो आगे आ गया और एक कम हो गया, तो ये हो गया माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, आंसर। इस तरह से ये फॉर्मूला वर्कआउट करता है, ठीक है। कैलकुलस में जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है बेटा, आंखें खोल के पढ़ना, वेरिएबल है या कांस्टेंट है। देखो वो आपके साथ पता कई बार कैसे खेलेगा, वो आपके साथ ऐसे खेलेगा, पहले मैं आपको कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बता दूं, मैं आपको बता भी चुका हूं, डी बाई डी एक्स ऑफ सी लिख लें इसे, सी बोले तो कांस्टेंट 0, जहां पे सी क्या है, कांस्टेंट है। पहले दो फॉर्मूले मजबूत करो, ठीक है, इन दो से काफी सारे काम आपके बनने वाले हैं। ये दो फॉर्मूले मजबूत कर लो, पहले वाले के मैंने आपको एग्जांपल बता दिया कैसे निकलता है, एज सिंपल एज दैट। दूसरा क्या है, कांस्टेंट का हमेशा डिफरेंशिएशन 0 होता है, क्योंकि कांस्टेंट में कोई बदलाव नहीं होगा, और हम लोग पढ़ रहे हैं बदलाव की पढ़ाई, है ना। तो रेट ऑफ चेंज अगर चेंज ही नहीं होगा कांस्टेंट को, डिफरेंशिएशन 0 होना भी चाहिए टेक्निकली भी, और याद भी रखना है बच्चों, ठीक है। अब वो पता कैसे खेल करता है बेटा, देखो ऐसे कैलकुलेट करो डी वाई बाई डी एक्स वेयर y बराबर कांस्टेंट। बच्चा ना रट लेता है, y का मतलब हमेशा वेरिएबल, x का मतलब जिसके बारे में डिफरेंशिएशन हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे ऐसे लिखा है। बेटा रटना नहीं है, y है, आपको समझना है जिसका डिफरेंशिएशन करना है वो क्या है, क्या वो एक कांस्टेंट है जी, तो मेरा आंसर यहां भी 0 ही आएगा। दूसरा एग्जांपल देखो, अगर वो आपको बोलता है कि बेटा इसका बताओ डिफरेंशिएशन जहां पर x एक कांस्टेंट है, तो जो नालायक बच्चे होंगे ना, वो पता है इसका आंसर क्या निकाल के आएंगे, वो इसका आंसर 2x निकाल के आएंगे। भाई बिल्कुल गलत है, ये फॉर्मूला तब लागू होगा जब ये पर्टिकुलर जो चीज है वो कांस्टेंट ना हो। अगर उसने पहले से ही बोल दिया कि ये एक कांस्टेंट है, x अगर कांस्टेंट है तो उसकी दूसरी पावर भी कांस्टेंट ही होगी, इसका सही आंसर बच्चों 0 होगा। ये एक स्पेशल बात थी जो मुझे आपको बतानी थी, इस चीज का खास ध्यान रखना। कई बार कॉम्प्लिकेटेड ऐसा लिख के दे देगा, तुम सोचते रहोगे कौन सा फॉर्मूला लगाऊं कौन सा लगाऊं, लेकिन हो सकता है वो कांस्टेंट क्वांटिटी हो, ठीक है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, राइट। तो फॉर नाउ मैं इसको रब कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग आगे के फॉर्मूलाज पर बात करते हैं, ठीक है। हमने दो फॉर्मूलाज पर साथ साथ एग्जाम्पल देख लिए, और साथ साथ हमने समझ भी लिया कि किस तरह से आपको अंडरस्टैंडिंग रखनी है। सिर्फ फॉर्मूला ही फॉर्मूला पढ़ के कुछ नहीं होगा बेटा, समझ में आना चाहिए, चीजें रिलेट होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला देखो जी, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन होता है बेटा, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। इसमें मैं बहुत ज़्यादा बात आप लोगों से नहीं कर पाऊंगा बीइंग कॉमर्स स्टूडेंट्स, इसमें बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि इसका डिफरेंशिएशन यही आता है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आता है, यही होता है। इतनी बात आप याद रख सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एक बात और बताता हूं, अगर आप देखना चाहें, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.71 होती है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। भाई इतनी बात बहुत है आपके लिए। अगला सुनो, log x टू द पावर e, log x टू द बेस e का डिफरेंशिएशन 1/x, ये भी आपको याद ही रखना है बच्चों, इस पे मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा आपसे। अगली बात सुनो, a की पावर x, यहां पर e नहीं है a है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x
log a, ठीक है। बेस जब कुछ ना लिखा हो तो e ही माना जाता है, या फिर इसको ना हम ln e भी लिख देते हैं, ln a भी लिख देते हैं। ln a लिखो या log a टू द बेस e लिखो, एक ही बात है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। उसके बाद अगला d बाई डी एक्स ऑफ log x टू द बेस a, ठीक है जी। इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स लॉग a। ओके जी, समझ आ गई चीजें। अच्छा, एक स्पेशल आप याद रख लेना, d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, ये कुछ नहीं है बेसिकली, ये लिखा हुआ है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1/2, है ना। ये तो हम समझते हैं ना, अंडर रूट को 1/2 ही बोलते हैं। तो वही फॉर्मूला लगाओ, पहले वाला 1/2 आ गया x की पावर 1/2 माइनस 1 बराबर 1/2 x की पावर माइनस 1/2। तो क्या मैं इसको 1/2 रूट एक्स बोल दूं? तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, डायरेक्टली बहुत ज्यादा यूज होता है, इसलिए स्पेशली बता दिया, ठीक है। वरना तो ये फंडा जिसको क्लियर है वो सब निकाल लेगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे पावर हो, चाहे माइनस हो, प्लस हो, फंडा सेम रहेगा। पावर आगे आएगी, एक माइनस हो जाएगी, मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं बच्चों, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज मैंने अपनी पीपीटी में भी लिखे हुए हैं, इस फॉर्मूलाज को आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। लेकिन मेरी सलाह ये है कि जितने ज़्यादा सवाल कर लोगे उतने ज़्यादा आप बढ़िया से कर पाओगे। देखो कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, कुछ फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, ध्यान से देखो। x की पावर n का nx n माइनस 1, ठीक है। हो सकता है ना दिख रहा हो क्लियरली, वही लिखा हुआ है x की पावर n। a की पावर x का a की पावर x log a, e की पावर x का e की पावर x log x का 1/x, कांस्टेंट का 0। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए बच्चों, है ना। फॉर्मूलाज की कहानी इतनी ही है, और बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं डिफरेंशिएशन में, अपने सिलेबस में बस इतने ही हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूलाज। अब यहाँ पे आपका काम पता क्या है बेटा, वीडियो देखते चले जाओ, कोई मतलब नहीं है। इन फॉर्मूलाज को तुरंत रोक के याद कर लो, ठीक है। याद कर लो सारे, 2-3 बार अपने हाथ से लिख लो और रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लो। मैं भी कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूं, अब ध्यान से देखेंगे, फॉर्मूला बाय फॉर्मूला, हर फॉर्मूला पे सवाल करेंगे। देखो अब सवाल देखते जाओ। पहला सवाल निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/2। दूसरा सवाल निकालना है d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर, या फिर d बाई डी एफ ऑफ एक्स की पावर, क्या निकलवाएं क्या निकलवाएं क्या निकलवाएं, 2 प्लस, या फिर ये भी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, x की पावर माइनस 1/2 निकाल लीजिए। तीसरा निकालिए d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 3/8, जहाँ पर x जो है मेरा कांस्टेंट है, मैंने बता दिया, ठीक है जी। उसके बाद d बाई डी एक्स ऑफ मे बी एक्स की पावर माइनस, या फिर इसमें आप इसको कर लो x की पावर की जगह आप इसको ऐसे लिख लो d बाई डी एक्स ऑफ 1/√x। कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, पावर आगे एक माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर हाफ रूट एक्स ही तो होता है, बिल्कुल ठीक है। लो जी, -1/2 एक्स की पावर -1/2 -1, -1/2 एक्स की पावर -3/2, सॉल्व कर लेना, यही आएगा बेटा। एक्स की पावर -3/2 कई बार ना घुमा के दे दे तो इसको और अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। नीचे आके क्या हो जाएगा, ये x 1 और x की पावर 1/2, तो 1/2x रूट एक्स। यहां तक लाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, ये आंसर आपका ठीक हो जाएगा। कहे यही प्रूफ करो तो ये आना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। x की पावर 3/8, 3/8 आगे x की पावर 3/8 -1, 3/8 x की पावर -5/8 आंसर। लेकिन अब यहीं पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो बच्चे ये आंसर लिख के आएंगे उनका आंसर 0 हो जाएगा। फ्लो में ये काम मत कर देना। उसने बोला x की पावर, और x जो है वो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखनी है
कि इस तरह तो बच्चा कर देगा, ठीक है, ये तो हो जाएगा गलत। सही आंसर क्या निकल के आएगा? राइट आंसर ऑफ दिस विल बी 0, इसलिए स्पेशली लिया था ये, ठीक है। ये स्पेशल बात है, ये ध्यान रखना बेटा, कांस्टेंट दे दिया अगर तो फार्मूले नहीं लगाने हैं, आंसर 0 ही आएगा। अगला देखो 1/√x, ये तो मुझे आता नहीं, क्या करूं? पावर वाले इसमें इस शक्ल में ले आओगे तो मुझे फॉर्मूला पता है, तो ले आओ। जब तक डिफरेंशिएट करना दो तब तक ये लिखना मत भूलना, ये तब तक लिखते रहोगे जब तक फॉर्मूला लग ना जाए। अभी तो नहीं लगाना तो मैं लिखूंगा, लो जी x³ -1/2। ऐसा लिखते ही क्या ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम हो गया? अब तो कर ही लोगे बेटा। तो ये फंडा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। इस फॉर्मूले पे इतना तवज्जो इसलिए दिया जा रहा है, सबसे ज़्यादा यही इस्तेमाल होने वाला है। अगली कहानी पे आओ, अगली कहानी पे आओ। कुछ रूल्स होते हैं डिफरेंशिएशन के, वो हमें समझने हैं, ठीक है। रूल्स या फिर कह लो फॉर्मूलाज या वेज, वट एवर यू वॉन्ट टू से, सवाल निकलना चाहिए। पहला रूल क्या होता है बेटा? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में अगर फंक्शन हो तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सीधा एग्जाम्पल की मदद से सिखाऊंगा, ठीक है। मैं ये भी लिख सकता हूं, चलो मैं लिख के ही दिखा देता हूं। दो फंक्शन है बेटा, gx और fx, तो fx प्लस माइनस gx का जो डिफरेंशिएशन होगा वो अलग अलग बट जाएगा। क्या मतलब होता है इसका? क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब एग्जाम्पल से ही समझेंगे। पहला एग्जाम्पल, भाई डिफरेंशिएशन निकालना है x² प्लस 3x³ का। ये एक और रूल होता है, इसी में ही डायरेक्ट समझा रहा हूं। अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है किसी वेरिएबल या फंक्शन के तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये कैसे होगा? ये हो जाएगा प्लस में है ना, अलग अलग कर दो इनको, d/dx ऑफ x² अलग प्लस d/dx ऑफ 3x³ अलग, ये हो जाएगा d/dx ऑफ x² क्या हो जाएगा बेटा? 2x, वो आगे आ गया और एक पावर माइनस 2x 2 - 1 जो कि 1, और 1 पावर लिखने की जरूरत नहीं होती, जरूरत तो नहीं है लिखने की, समझ पा रहे हो। प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई में है किसी फंक्शन से, वेरिएबल से, तो 3 बाहर d/dx ऑफ x³, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 × 3 आगे आ गया उसका x², 3 - 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 9x², ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल देखो, d/dx ऑफ x⁻8 माइनस x⁻2 प्लस x⁻3। डरना नहीं है, प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन को बांट दो, क्या होगा इसका आंसर? अब मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? अब मैं इस तरह से अलग अलग करके एक एक डिफरेंशिएट करके नहीं दिखा रहा हूं, ये प्रेजेंटेशन होती है, आप डायरेक्ट करो, मेरे साथ ओरली कर पा रहे हो। x⁻8 पावर आगे और एक पावर कम, 8 - 1 7, माइनस एक पावर आगे और एक पावर कम 2 - 1 प्लस 3x²। कर पाए क्या? मेरे साथ कर पाए क्या? अब वो तुम्हें जो मर्जी सवाल दे दे बेटा, फॉर्मूला तुम्हें क्लियर हो गया। अगला सवाल देखो, अब वो ऐसे डराएगा 1/√x प्लस 1/2√x प्लस x√x। मैं कह रहा हूं बेटा कौन सा नया फॉर्मूला लगना है इसमें, क्यों डरता है? ध्यान से देख, पहले से सिंप्लीफाई कर ले क्या फंक्शन को। मुझे क्या आता है? मुझे तो ये आता है कि nx, अगर x की पावर है ना तो nx n-1 उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो मैंने बोला पहले से सही कर लेता हूँ, x की पावर -1/2 हो जाएगा, इसका मतलब भाई 1/√x को 1/x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, पावर ऊपर जाके माइनस में आ जाती है, ये बात नहीं तो आप समझ पा रहे हैं ना सारी कहानी। तो ये x की पावर -1/2 हो जाएगा प्लस 1/2 टाइम्स x की पावर -1/2 प्लस x इंटू √x, तो x इंटू एक्स की पावर 1/2, क्या पावर्स ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में?
x की पावर 3/2। ठीक है जी, आई होप आपको ये सब तो पता है बच्चों कि अगर दो पावर्स हैं, आपको ये सब तो पता है ना कि a की पावर अगर x है डॉट a की पावर y है तो ये a की पावर x प्लस वाई लिख सकते हैं। a की पावर x अपॉन a की पावर y है तो ये a की पावर x माइनस वाई लिख सकते हैं। ये तो आपको पता है ना। a की पावर b की पावर c है तो इसे a की पावर c की पावर b लिख सकते हैं। यही यूज़ कर रहा हूँ मैं बच्चों, यही यूज़ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ यूज़ कर लिया, x की पावर 3/2 आ गया। ये मेरा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया। ये अभी तक क्यों नहीं हटाया मैंने? क्योंकि अभी तक डिफरेंशिएट ही नहीं करा। अब जब डिफरेंशिएट कर दूंगा तो हटा दूंगा। अब अपना फंडा लगाओ, पावर आगे और -1 पावर में, -1/2 x की पावर -1/2 -1 प्लस 1/2 इंटू, अब ये तो पहले से था, कांस्टेंट बाहर आ गया, अंदर का डिफरेंशिएशन -1/2 x की पावर -1/2 -1 प्लस 3/2 x की पावर 3/2 -1। एक ही फार्मूला लगा रहा हूं बार बार। ये हो जाएगा -1/2 x की पावर -3/2 -1/4। ठीक है जी, समझ पा रहे हैं? x की पावर -3/2 प्लस 3/2 x की पावर 1/2। अब चाहे तो इसको यहाँ छोड़ दें मैम आप लोग, चाहे इसको जोड़ लें, सेम पावर है। जहाँ आपकी इच्छा हो वो कर लो, मेरी तरफ से तो आंसर है बेटा। समझ पाए मैंने क्या करा? समझ पाए मैंने क्या करा? समझ पाए? 1/√x ऊपर करे -1, ठीक है, 1/2 x की पावर -1/2 वो आगे आ गया, एक -1 प्लस x√x को x की पावर 3/2 लिखा, वो एक आगे आ गया, वो कर दिया। सो इस तरह से वो आपको कुछ भी क्वेश्चन दे दे बेटा, आपका बन जाना चाहिए। चलो ये तो हो गया इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से रिलेटेड जहां पॉलिनोमियल है। वो प्लस माइनस में बाकी के फॉर्मूले भी लगवा सकता है। देखो कैसे, अब ये सब सवाल ही हैं। बच्चे कहते हैं सर सवाल कराओ, इसमें सवाल ही सवाल कराऊंगा बेटा, सवाल से ही सीखना है जो सीखना है। अब ये समझो सवाल, x² प्लस ई की पावर x प्लस ln x और log x का मतलब एक ही होता है, बेस e होता है ना, ठीक है जी, प्लस 1/x। ये देख लो बेटा, चल रुक जा, तू भी क्या याद रखेगा, एक ही सवाल में सब खत्म। d/dx ऑफ x² प्लस ई की पावर x प्लस log x टू द पावर e प्लस log x टू द पावर a प्लस a की पावर x प्लस 1/x प्लस c। ये ले बेटा, और सुन, ये ले माइनस कर दिया, c यहाँ पे मेरा कांस्टेंट है। कैसे करोगे? हमें तो सिर्फ इतना पता है, फॉर्मूला लगाना है, प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन बांटना है, मुझे और कुछ नहीं आता बेटा। ठीक है, तो एक एक करके बांट लोगे, d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ e की पावर x प्लस d/dx ऑफ ये प्लस d/dx ऑफ ये माइनस d/dx ऑफ ये प्लस d/dx ऑफ ये प्लस ये। मैं ये सब कहानी नहीं लिख रहा बेटा, डायरेक्ट करूंगा मैं तो सॉल्व, तुम लिखो कहानी। x² का डिफरेंशिएशन क्या 2x होगा, 2 आगे आ गया -1, बिल्कुल सिंपल, प्लस e की पावर x का e की पावर x ही होता है, log x टू द बेस e का 1/x, log x टू द बेस a का 1/x log a माइनस a की पावर x का a की पावर x log a, ठीक है जी, प्लस 1/x का -1/x²। कैसे आया? x की पावर -1 ऊपर जाके माइनस आगे आ गया, x की पावर -1 जो कि x की पावर -2 नीचे आ गया x की पावर 2। ऐसे चलना चाहिए दिमाग, कांस्टेंट का 0 बेटा। ठीक है जी, दिस इज माय आंसर। अगला सवाल देख, अगला सवाल देख, फिर हम अगले फंडों पे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? d/dx ऑफ a की पावर 2 प्लस e की पावर a प्लस log a टू द बेस e
प्लस लॉग ए टू द बेस ए माइनस ए की पावर ए प्लस 1/a प्लस सी। बोलो बोलो बोलो, ये है जी भैया। मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मुझे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और मुझे सिर्फ इतना पता रहता है कि कहीं y लिखा हुआ है और कुछ नहीं बोला हुआ तो वो तो होता है वेरिएबल, इतना मुझे पता रहता है। अब अगर उसने कुछ नहीं लिखा, ना a के बारे में बताया ना c के बारे में बताया, वैसे तो वो हमेशा लिखेगा कि कांस्टेंट है। अगर उसने कुछ भी नहीं लिखा तो आपको देखना है किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में। y है नहीं, वेरिएबल y वो बोल नहीं रहा, तो भैया अगर x अवेलेबल है पूरे फंक्शन में तो वो तो होगा मेरे फॉर्मूला से डिफरेंशिएट। अगर नहीं है, उसके अलावा a c b लिख दिया, चाहे उसने कांस्टेंट नहीं भी कहा, तो मैं तो यही अज्यूम करूंगा ना कांस्टेंट है। इसका आंसर पता क्या हो जाएगा बच्चों? कुछ लोग पता क्या निकालेंगे, 2a प्लस e की पावर a प्लस 1/a प्लस 1/a log a माइनस a की पावर a log a माइनस 1/a स्क्वायर प्लस 0। कुछ बच्चे ना ये निकालेंगे बेटा, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना आपको, यही फंडा समझना है। इसका आंसर पता क्या होगा? 0। ये सब कांस्टेंट हैं, दीज ऑल आर कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। फंडा समझो आप, माइंड में फॉर्मूला और वे ऑफ अप्लाइंग क्लियर कर लो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके सिलेबस में। मैं आपको ग्राफ्स पे तो नहीं समझा रहा क्या होता है डिफरेंशिएशन, ये देखो ये वो सब नहीं है बेटा सिलेबस में। आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। कॉमर्स वालों के लिए इतनी सी टिप है। तो देखो इस तरह की गलती हो जाती है, तो ये 0 होगा इसका आंसर। आई होप आपको अब ये सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए हैं, बेसिक प्रिलिमिनरी। अब इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना इस लेक्चर के बाद। अगला फंडा देखो, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल ध्यान से समझेंगे सब बच्चे। क्या होता है प्रोडक्ट रूल? कोई दो फंक्शंस हैं fx और gx, इसका मतलब होता है कि f एज अ फंक्शन ऑफ x, g एज अ फंक्शन ऑफ x। कोई भी दो फंक्शन हो सकते हैं, जैसे क्वेश्चंस में मैंने दिए भी थे, और वो दोनों मल्टीप्लाई में है। आपको निकालना है d/dx ऑफ fx मल्टीप्लाइड बाय gx। तो बेटा प्लस माइनस में तो आपने बांट दिया था, मल्टीप्लाई में ये गलती मत करना कि मल्टीप्लाई में भी आप इसे बांट दो कि भैया ये लो d/dx ऑफ fx मल्टीप्लाई बाय d/dx ऑफ gx, ये गलत हो जाएगा। डिफरेंशिएशन में ये सत्य नहीं होता है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। ये गलती मत करना, ठीक है बेटा। फॉर्मूला क्या होगा? मैं फिलहाल fx और gx को ना सिर्फ f और g लिख रहा हूं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये दोनों फंक्शंस हैं, ठीक है। मैं इसको f से रिप्रेजेंट कर रहा हूं समझाने के लिए, इसे g से। तो अगर ये दो का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसका ना एक फॉर्मूला होता है, स्पेशल फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। क्या होता है? पहले का डिफरेंशिएशन, यानी कि पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम मल्टीप्लाई में, कुछ नहीं करा हमने, बस लिखना है एज इट इज, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम। ये फॉर्मूला है बेटा, ये आपको याद रखना है। अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में हो तो आप गाना बना लो दिल में, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम। 2-3 बार अपने लिए बोलो, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम। आपको मल्टीप्लाई में ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है भैया। यूज कैसे करें? मैंने कहा बेटा चल एग्जाम्पल लगाते हैं इसके, बिना सवाल के तो तुम समझोगे नहीं नालायकों, है ना। ये देख बेटा, x² x³ जान के लिया है मैंने ये, इसका एक शॉर्टकट भी बच्चे कहेंगे इसे जोड़ के कर दो, बेटा मुझे पता है। मल्टीप्लिकेशन रूल समझ, क्या बोला मैंने, ये पहला फंक्शन ये दूसरा फंक्शन क्लियर दिख रहा है, मल्टीप्लाई में है। पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम क्या होगा? x³ प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन x³ पहला सेम, ठीक है जी, यहां तक सब ठीक है। x² का डिफरेंशिएशन बताओ 2x, साथ में x³ से मल्टीप्लिकेशन एज इट इज, प्लस x³ का डिफरेंशिएशन बताओ 3x², पहले वाले फॉर्मूला से, अब मत कहना ये कैसे आ रहा है, और मल्टीप्लाई बाय
एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये एक्स की पावर 1 एक्स क्यूब, ये 2 2, तो क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 2x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 4। क्या इसको 7x की पावर 4 लिख सकता हूँ? आंसर, क्या मेरा ये आंसर सही है? डिफरेंशिएशन किसी भी फॉर्मूले से करो, आंसर हमेशा एक ही आएगा। तो अब दूसरा तरीका इसको क्या हो सकता था बेटा करने का, आप एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को क्या आप एक्स की पावर क्या लिख सकते हो? 5 लिख सकते हो। एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब को, सॉरी बेटा इसको सही कर लो, 3 + 2 = 5 नॉट 7। कैलकुलेशन एरर, सॉरी, फंडा सेम रहेगा, कुछ नहीं बदला, 5x की पावर 4 है ना। 3 + 2 = not 7, it's 5। सॉरी, आपको नहीं करनी है गलती, मैंने तो कर दी। इतना चलता है बेटा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, है ना। मतलब सीरियस बात यह है कहने की कि माई फोकस इज कॉन्सेप्ट नॉट कैलकुलेशन। आप कैलकुलेशन का ध्यान रखो, मैं कॉन्सेप्ट का ध्यान रखूंगा, ठीक है। अब इसको निकालो, डायरेक्ट कर सकते हो, 5x की पावर 4। बोलो क्या आंसर सेम आया? बोलो क्या आंसर सेम आया? चाहे ऐसे लिखा मल्टीप्लाई करके दो फंक्शन को, चाहे उसको क्लब करके लिखा, देखो आंसर सेम आया। तो मतलब आप फंडा समझ गए मल्टीप्लिकेशन रूल का। अगला देखो, अगला देखो बेटा, मल्टीप्लिकेशन रूल पे ही है, e की पावर x मल्टीप्लाई बाय x कैसे करोगे? अब मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? मतलब बार वो डी 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 एक्स मत लिखूं, डायरेक्ट कर दूं आपको सिखाने के लिए। भाई पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहले का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x, दूसरा सेम, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, पहला सेम, तो ये हो जाएगा e की पावर x x + 1, अगर कॉमन ले लूं आंसर। अगला देखो, अगला देखो, क्या लें बताओ? कुछ भी ले सकते हो यार, कुछ भी ले लो, मतलब वट एवर यू थिंक। x + 1/x, ये तो डिवीजन रूल से होगा बेटा, तो ये नहीं ले पाएंगे। ले भी सकते हैं, अगर आपको डिवीजन रूल से नहीं भी करना है तो आप इसको ऐसे पढ़ लो, अगर मल्टीप्लिकेशन में ही पढ़ रहे हो, x + 1 1 और x की पावर -1 1, दो फंक्शन हो गए मल्टीप्लाई में, डिवीजन को मल्टीप्लाई बना दिया मैंने। अब फंडा लगाओ, पहले का डिफरेंशिएशन x + 1 का डिफरेंशिएशन 1 + 0, क्या मेरे साथ हो? पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन -1 x की पावर -2, पहला सेम। क्या हम दोनों साथ साथ हैं? पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम। अब निकाल दो, x की पावर -1 1/x, प्लस तो हट जाएगा क्योंकि माइनस आ चुका है, तो -1/x² मल्टीप्लाई बाय x + 1, दिस विल बी माई आंसर। फंडा क्लियर हो गया आपको? आगे बढ़ सकते हैं क्या हम? आगे बढ़ेंगे हम। आपको प्रोडक्ट रूल क्लियर हो गया, अगला है आपका कोशेंट रूल, या फिर उसको क्या बोल सकते हैं आप, डिवीजन रूल। नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, नाम क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, फर्क पड़ेगा काम से कि यूज कैसे होना है। कोशेंट रूल, रूल सुनो, रूल सुन मेरा बेटा। रूल ये है, f और g दो फंक्शन है, अब मैं f और g लिख रहा हूं, ठीक है, fx gx को, दो फंक्शन है d/dx ऑफ, ये निकालना है। पता है क्या गाना है इसका? जैसे वो गाना था ना, पहला डिफरेंशिएशन दूसरा सेम, प्लस दूसरा डिफरेंशिएशन पहला सेम। यहां पर थोड़ा सा और ज्यादा काम, इसको कोई भी बच्चा ये नहीं लिखेगा कि ऊपर वाले को अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, नीचे वाले को अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो मेरा आंसर आ जाएगा। ऐसी गलती मत करना बेटा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वो चीज़ नहीं चलेगी, सिर्फ प्लस और माइनस में चलेगी, ठीक है जी। मल्टीप्लिकेशन में भी अगर दो फंक्शन है x और e की पावर x, आपको दिख गया ना, इसमें x है तो ये भी वेरिएबल और ये भी वेरिएबल, दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होंगे तो मल्टीप्लिकेशन रूल ही लगेगा। भैया फिर ये क्या कर देते हो आप, 2x में आप 2 बाहर क्यों निकाल लेते हो? बेटा ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ सकता है, वेरिएबल नहीं आ सकता। और अगर तेरा मन है ना
तू कांस्टेंट को भी फंक्शन 1 बोल दे, x को फंक्शन 2 बोल दे, जा लगा ले प्रोडक्ट रूल, सेम ही आएगा, कांस्टेंट बाहर आके आंसर आएगा और जो वहां से आएगा सेम ही मिलेगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 कर दे, एक टर्म वैसे ही 0 हो जाएगी, तो बचेगा तो यही ना, दूसरा सेम पहले का डिफरेंशिएशन। समझ गया? समझ गया क्या? थोड़ा तेज बोल दिया, बार बार सुनियो, समझ आ जाएगा। आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या बच्चों? तो मैं आपको ये फॉर्मूला बता रहा था, क्या होता है इसका फॉर्मूला, पहले का डिफरेंशिएशन, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा सेम, माइनस, यहां माइनस है बच्चों, दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला सेम अपॉन दूसरे फंक्शन का होल स्क्वायर। समझ आई क्या मेरी बात? पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरा सेम, माइनस दूसरे का डिफरेंशिएशन, पहला सेम और नीचे होल स्क्वायर। यहां पे क्योंकि माइनस है तो पहला एक्चुअल में पहला ही होना चाहिए। अगर मैं इसको और बेहतर शब्दों में बोलूं तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर सेम अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे पकड़ो, ठीक है? इसमें पहले दूसरे में ऐसा ना करना कि पहले जी का कर दिया फिर एफ का कर दिया, ना बेटा, गलत हो जाएगा, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन में किसी मर्जी को पहला बोल ले, दूसरा बोल ले। डिवीजन में कंपलसरी है पहला डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का ही होगा, माइनस फिर डिनोमिनेटर का होगा, और जिसका नहीं हुआ है वो अलग से एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सवाल देख ले क्या? सवाल देख ले क्या बच्चों? क्या मैं इसी सवाल को करने का प्रयास करूं? क्या आंसर सेम आना चाहिए? आना तो चाहिए, आना तो चाहिए। अच्छा, इसको ना एक तरीके से और सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ना। देखो, x को अलग अलग कर दो, 1 प्लस 1 बाई एक्स, 1 प्लस 1 बाई एक्स, और इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं ना अगर मैं बेटा, तो आपको देखो क्या मिलेगा, 1 बाई एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। ये इस एक्स से एक्स खत्म, 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स, ये खत्म। आंसर देखो सिर्फ माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। यहां देख ले, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है, सेम आंसर। अलग अलग करा तो मेरा प्लस वाला लग गया। अब इसी का ही क्वेश्चन रूल लगा के दिखा देता हूं। डिफरेंशिएशन को जैसे मर्जी मोड़ तोड़, आंसर सेम आएगा, जो सबसे इजी पड़े वो लगा लो। तीसरा देखो, अब एक ही क्वेश्चन से तीनों फॉर्मूले। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पकड़ ले भाई, मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, अलग अलग करके दिखा दिया। अब भैया ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, क्या बोला, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर एज इट इज अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। यही तो समझाया। देखो, x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन, x का क्या हो जाएगा 1, 1 का 0 टाइम्स x माइनस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 करके देख लो, x की पावर 1 का क्या होगा, 1 आगे, और वो x की पावर 0 हो जाएगा, 1 ही होता है। और ये एज इट इज अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये मेरे को बचा बच्चों x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, x से x कट जाएगा, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो क्या तुम्हारा मुझ पर विश्वास बना कि तीनों फॉर्मूले सही पढ़ाए हैं? क्या तीनों फॉर्मूला से आंसर भी सेम आता है? क्या मैथ्स में फंडा जो है वो नहीं बदलते हैं? जो आंसर है, जो जिसका डिफरेंशिएशन है वो नहीं बदलेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ किस मेथड से सॉल्व कर रहे हो। आशा करता हूं बेटा आपको ये सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए, और इस एक क्वेश्चन से तो आपको ये भी विश्वास आ गया होगा कि आप फॉर्मूलाज को, फंक्शंस को जैसे मर्जी पढ़ो, आंसर नहीं बदलेगा, डिफरेंशिएशन वही आएगा। तो ये कंफ्यूजन में मत रहना कि मेरे दोस्त ने उस मेथड से करा, मैंने इस मेथड से करा, हमारे आंसर अलग क्यों है। पक्का एक का गलत है बेटा, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। मैंने आपको 3 तरह से आंसर निकाल के दिखा दिया। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन रूल क्लियर? कुछ सवाल करे जाएं, कुछ सवाल करे जाएं क्या? ध्यान से देखेंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ई की पावर एक्स, पहले का डिफरेंशिएशन, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम माइनस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम माइनस
डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर सेम अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या हो गया ये, e की पावर x ऊपर से कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और ये होल स्क्वायर है बेटा डिनोमिनेटर का, और ये हो जाएगा ले आंसर 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x। और ले ले क्वेश्चन, जो मर्जी ले ले। अब ये शीट ही बन गई ना बेटा, शीट करते रहते हो तुम कमेंट्स में। ये ले सारी शीट, ये जितने मर्जी बना लो, किताब में भी इस तरह की कुछ शक्लें दिखेंगी। उठाओ, जो फॉर्मूला है लगाओ, फंडे लगाओ, मल्टीप्लिकेशन रूल है तो वो लगाओ, डिवीजन है तो वो लगाओ, प्लस माइनस है वो लगाओ, आंसर निकालो। इसमें क्या है, अगला देख ले ln x अपॉन x, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर सेम अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। x से x कट जाएगा, 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर, आंसर। लास्ट सवाल इन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज पर बेटा, लास्ट सवाल, फिर आगे बढ़ रहे हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ, ध्यान से देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए की पावर x अपॉन 2 प्लस 5 प्लस 2x e की पावर x माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस e की पावर x अपॉन x प्लस 1। ले बेटा, सारे फंडे जो हैं वो एक सवाल में पकड़, सब लग जाएगा इसमें, जितना अभी तक पढ़ाया तेरे को सब लग जाएगा बेटा, ध्यान से देख। अब सही तरीका क्या है, एक एक अलग कर लो, एक एक अलग कर लो। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तुम लिखते रहना डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, डी बाई डी एक्स हर जगह लिखते रहना, जब तक डिफरेंशिएट ना हो जाए वो लिखते रहना है, जब फॉर्मूला लग जाए फिर हटा दो। चलो जी, पहले का 2x, दूसरे का कांस्टेंट 1/2 बाहर, a की पावर x का डिफरेंशिएशन बेटा, a की पावर x log a टू द बेस e, ठीक है, हमेशा ही e होता है फॉर्मूलाज में बेस, अदरवाइज दिया हुआ होगा, प्लस 5 का 0 कांस्टेंट प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, x इंटू ई की पावर x इंटू ई की पावर x, मल्टीप्लीकेशन रूल, पहले का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा सेम, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन ई की पावर x का ई की पावर x, पहला सेम, माइनस, अब इसको x को अगर अलग कर दूं तो -1 हो जाएगा और -1/x हो जाएगा, -1 का तो 0 ही हो जाएगा बेटा, -1/x का क्या +1/x स्क्वायर हो जाएगा, -1/x का मतलब क्या, -x की पावर -1, क्या ये 1x की पावर -2, क्या ये 1/x स्क्वायर हो जाएगा, तो वही तो लगाया, ये हो गया, प्लस यहां पे कुछ तोड़ मरोड़ नहीं सकते फंक्शन को, तो क्वोशिएंट रूल लगा दे बेटा, प्लस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 + 0, न्यूमरेटर सेम अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। अब जो भी आएगा वो तेरा आंसर होगा बेटा, सब लगा दिया, जितने फॉर्मूले आते थे हमें सब लगा दिया, तो ये ले, अब वो जैसे मर्जी तोड़ के दे दे, ठीक है। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था, इसमें ना एक सवाल और दे सकता है बेटा वो, अब मैंने दो ही मल्टीप्लाई करके दिखाए, वो कहने लगे x e की पावर x ln x कैसे करूं बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, तुझे 2 करने आते हैं ना, तुझे 2 का फॉर्मूला पता है ना, 3 का नहीं पता, तू इन दोनों को एक मान ले फंक्शन 1 और इसको दूसरा फंक्शन मान ले, पहले इन पे लगा, क्या होगा, पहले का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ई की पावर x, दूसरा सेम ln x सेम, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन ln x का 1/x, पहला सेम का मतलब x e की पावर x से x कट जाएगा। अब यहां फंस गए, दोबारा देख, अब ये एक फंक्शन, इसमें दोबारा से मल्टीप्लिकेशन रूल लगा दे,
पूरे को ln x से मल्टीप्लाई कर दे। ब्रैकेट्स जितने लगाएगा उतनी गलती कम करेगा। डिफरेंशिएशन में ब्रैकेट्स लगाते चलना, जितने आप ब्रैकेट्स लगाएंगे उतनी गलती आपकी कम होगी, क्योंकि ln x ना पूरे से मल्टीप्लाई होगा इससे, है ना। तो जो भी इसका आउटपुट आएगा अगर वो प्लस माइनस में, ln x सब से मल्टीप्लाई करना है बेटा, प्लस e की पावर x, ये तेरा आंसर हो जाएगा सॉल्व करने के बाद। तो आशा करता हूं आपको ये सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो गए और हमने ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली है। इन रूल्स से रिलेटेड आपकी किताब में कुछ एग्जाम्पल्स हों बेटा, कुछ भी हो लगा लेना प्लीज। अब आपकी जिम्मेदारी है कि इस पर कम से कम 50-100 सवाल आज आप करें, उसके बिना काम नहीं चलेगा। वापिस आए क्या पीपीटी पर? पीपीटी में कुछ कहना चाहता है क्या वो? कुछ फॉर्मूले बता रहा है बेटा पीपीटी में, अगर आप गौर करेंगे कुछ फॉर्मूले बता रहा है। क्या फॉर्मूले बता रहा है? बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये तो फॉर्मूले तुम्हें याद ही हो गए होंगे मेरे साथ साथ। उसके बाद ये कुछ फॉर्मूले बता रहा है, बेसिक रूल्स। बोलता है अगर कांस्टेंट के दिया हुआ हो तो वो डिफरेंशिएशन से बाहर हो जाएगा। चलो अच्छी बात है, हो जाएगा, हमें भी पता है। दूसरा बोलता है प्लस माइनस में डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। तीसरा बोलता है दो अगर प्रोडक्ट में हो फंक्शन तो उसमें पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम, इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं। बोलते होंगे, हमें तो लगाना है। चौथा बोलता है अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर सेम माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर सेम अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। क्या मेरे बच्चा तेरे को ये सारे फंडे क्लियर हो गए? क्या हमने इससे रिलेटेड अनंत सवाल लगा लिए? कुछ भी पूछ ले, अब कॉन्फिडेंस ला कि कुछ भी पूछ ले, मैं तो ये फंडे जानता हूं, मैं अपने फंडे लगा दूंगा और आंसर निकाल दूंगा। मुझे घबराने की जरूरत नहीं है बेटा कि कैसे निकलेगा आंसर। अगर मुझे सब आता है तो मेरा आंसर आएगा ही आएगा। ये कॉन्फिडेंस आपको लाना है, और इस कॉन्फिडेंस को लाने के लिए बेटा आपको किताब के सवाल लगा लगा कर ये चीज़ वेरीफाई करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे से सब हो रहा है, सब आंसर मेरे निकल रहे हैं। कई बार जो आपका आंसर आएगा और किताब का आंसर आएगा उसमें फ़र्क इसलिए आ सकता है कि किताब में ओवर सिंप्लीफाई कर रखा हो, यानी कि किताब में ज़्यादा उसे खोल खोल के लिखा हुआ हो, प्लस माइनस काटे फाटे और ज़्यादा कर रखे हो, कॉमन वोमन लेके दे रखा हो, वैसे आंसर सेम ही होगा, अलग नहीं आ सकता। आई होप आपको मेरी बात यहाँ तक की क्लियर हो गई बच्चों। अगर क्लियर हो गई है तो अगले कॉन्सेप्ट पर हम लोग बढ़ेंगे, और अगला कॉन्सेप्ट है इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन एंड पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। उससे भी पहले वो करने से पहले हमें चेन रूल समझ में आना चाहिए। तो ध्यान से समझेंगे बेटा क्या होता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन, तभी हम ये कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे। व्हाट इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन? ये एक और अच्छी चीज है जो बहुत ज्यादा यूज होने वाली है, चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जितनी देर में मैंने ये आपको करा दिया है बेटा, अगर हम इसको साल भर पढ़ते ना तो कम से कम मैं आपको 3-4 दिन ऊपर के फॉर्मूलाज पर सवाल ही कराता रहता कि एक फॉर्मूला पर इतने सवाल, फिर दूसरे पर इतने सवाल, तीसरे पर इतने सवाल। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चाहे ये टॉपिक मैंने इस तरह से आपको सारे एक साथ दिखा दिया, लेकिन मेरा काम खत्म हुआ है, आपका नहीं हुआ। बार बार रिपीट करना हो, हर फॉर्मूला पर 50 से कम सवाल मत लगाना। 50 कम से कम चाहिए मुझे। अपनी किताब से अपने एग्जाम्पल्स, अपने जो कुछ भी हो आपके पास लगाओ। इन टॉपिक्स पे जो पढ़ा दिए हैं सवाल लगना चाहिए, एक एक फॉर्मूला पे कम से कम 30 से 50 सवाल तू लगाएगा, ये वादा चाहिए। चलो चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन समझते हैं। चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन को आप इस तरह से समझो, बाहर से शुरू हो और अंदर तक डिफरेंशिएट करते चले जाओ। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है तो जो मेन फंक्शन दिख रहा है अंदर वाले को कुछ लेट कर लो फिलहाल के लिए, बाहर जो दिख रहा है उसको फॉर्मूले से डिफरेंशिएट करो, मल्टीप्लाई करते चले जाओ, और अंदर तक जहां जहां तक जा सकते हो डिफरेंशिएट करते चले जाओ। क्या मतलब हुआ भैया आपका? मेरा मतलब ये हुआ बेटा, जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं ये बेसिकली कंपोजिट फंक्शंस के केस में डिफाइन होता है। एफओजी और जीओएफ जिन बच्चों को समझ आता है उस केस में डिफाइन होता है बेटा। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बोलते हैं इसको, एफओजी को, और जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मेरा कॉमर्स का बच्चा ये बात इग्नोर कर सकता है जो मैंने अभी बोली। जो कॉन्सेप्चुअली मेरे साथ पढ़ रहे हैं बिल्कुल उन्हें ये बात समझ आ रही होगी। कंपोजिट फंक्शन के केस में ये चीज़ होती है। किताब में पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह की शक्लें दिख सकती हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसकी थ्योरी एटलीस्ट। चेन रूल क्या होता है एक सवाल से समझते हैं। भैया e की पावर x का डिफरेंशिएशन तो आपने बता दिया था, e की पावर x। अब मान लो वो मेरे को दे दे
ई की पावर एक्स प्लस 1। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूं? तो कुछ तो होंगे बच्चे स्मार्ट, वो पता क्या कहेंगे, चलो मुझे तो जो आता है वही करूंगा, तो ई की पावर एक्स और ई की पावर 1 लिख देता हूँ। ई की वैल्यू मैंने 2.71 बताई थी, ई भैया कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा, ई की पावर एक्स का दोबारा से ई की पावर एक्स हो जाएगा और ये बन जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 1। मैंने कहा वाह भाई, चलो ठीक है, यहाँ तो टूट गया, कहीं पे टूटता ही नहीं है। तो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है बेटा, चेन रूल में क्या करते हैं, जो फॉर्मूला आता है बचे हुए को कुछ लेट कर लो मन में और ये सोच लो जो लेट किया है वो बाद में डिफरेंशिएट होगा ही होगा। ये मेरे शब्द याद रखना, बड़ा जहां से शुरू कर रहे हो बाहर से शुरू हो, जो लेट किया है वो फिलहाल उसे एक वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट कर दो और बाद में मल्टीप्लाई करके वो डिफरेंशिएट होगा ही होगा। क्या मतलब हुआ कहने का मेरा, ई की पावर एक्स प्लस 1 है ना, मैंने फिलहाल मन में एक्स प्लस 1 को एक्स मान लिया, मन में लिखना नहीं है कहीं, तो ये हो जाएगा ई की पावर एक्स का, अगर ई की पावर एक्स होता है तो ई की पावर एक्स प्लस 1 का क्या हो जाएगा बेटा, ई की पावर एक्स प्लस 1। अरे मन में लेट किया है ना, x प्लस 1 को अगर x बोल दिया फिलहाल, e की पावर x का e की पावर x होता है, तो e की पावर x प्लस 1 का e की पावर x प्लस 1। ठीक है, यहां तक सब ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं है मेरा बेटा, जो लेट किया है मल्टीप्लाई करके उसको भी डिफरेंशिएट करेगा तू, ये है कैच, समझ। e की पावर x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय e बाई डी एक्स और x प्लस 1, 1 प्लस 0, आंसर इज e की पावर x प्लस 1। वेरीफाई भी कर सकते हो बेटा, तुम वेरीफाई भी कर सकते हो। दिस इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। जहां जहां जो जो चीजें लेट करते जाओगे मल्टीप्लाई करके उसको डिफरेंशिएट करते चलना जब तक आखिरी तक ना पहुंच जाओ। ठीक है, एक और सवाल लेते हैं इस पे, एक और सवाल बनाने की कोशिश करता हूं बेटा। सवाल तो मैं लाया नहीं तुम्हारे से किताबी, तो तुम्हें पता है मैं तो पीपीटी पे चलता ही नहीं हूं, मैं तो बस जो तुम्हें बता रहा हूं वो बताता जा रहा हूं, सवाल बनाता जा रहा हूं, पता नहीं किताब में हो ना हो। तो अगला सवाल बनाने की कोशिश करते हैं बेटा तुम्हारे लिए, ई की पावर, या फिर अगला सवाल क्या बनाए बेटा, एक्स की पावर ई की पावर में ही करते हैं, ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1/2। ले क्या करेगा इसमें, कंफ्यूजन हो गया बहुत तगड़ा, कैसे करूं डिफरेंशिएट, मुझे क्या आता है, बाहर से शुरू होऊंगा, बाहर क्या है ई, क्या मुझे e की पावर x का फॉर्मूला पता है, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, मैंने इसको फिलहाल को x समझ लिया दिल में, तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, लेकिन मैंने दिल में x किसको समझा था, इसको। क्या यहां पे मेरा काम खत्म हो गया, नहीं, मल्टीप्लाई बाय जो समझा था उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अब क्या इसको डिफरेंशिएट कर लेगा तू, अब मैं ये करके क्यों दिखाऊं यार, क्लियर है ना, बहुत सिंपल है, कांस्टेंट बाहर ले ले 2x प्लस 0, तो वो इजी है, x आ जाएगा आई थिंक इसका डिफरेंशिएशन, भाई 1/2 बाहर, टू एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0 काट दे, x आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा x e की पावर x स्क्वायर प्लस 1/2। चेन रूल समझ में आया क्या बच्चों, चेन का मतलब समझ में आया, जहां तक जा सकते हो वहां तक चलते चले जाओ, ठीक है। चलो जी, चलो जी, पीपीटी में देखे क्या क्या कहता है चेन रूल में, कुछ लिख के लाया हूं क्या मैं, चेन रूल कॉन्सेप्ट्स लिख के लाया था सिर्फ। चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या बेटा, जनरल क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस, जनरल क्वेश्चंस, यस कुछ क्वेश्चंस हैं लेकिन वो हायर ऑर्डर के हैं। चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या, एक सवाल और ले लूं चेन रूल का मजबूती के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। पर आगे बढ़ने का मतलब ये मत समझना तुम्हारा काम हो गया, तुम्हें किताब में जितने चेन रूल के सवाल दिख रहे हैं सब लगाने हैं बेटा, एग्जाम्पल्स तो उनके आंसर भी तुम्हारे पास होते हैं, आंसर मैच कर लेना अपनी किताब से। चेन रूल में कोई और एक सवाल बनाने की इच्छा रख रहा हूं मैं, क्या बनाऊं सवाल,
कैसे बनाऊं सवाल? कोई और एक सवाल बनाने का प्रयास करें। चेन रूल, चेन रूल लो, चेन रूल पकड़ो। एक सवाल मेरे याद आ गया, लो। डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2। ले बेटा, डर लग रहा है सवाल देख के? कुछ भी नहीं है। हमें क्या आता है? हमें पता है सबसे बाहर क्या है मेरा, लॉग। सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन कर दे। ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x, यहाँ पे x की जगह कुछ और है तो उसका हो जाएगा 1/e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय किसको कुछ लेट करा था? इसको लेट किया था जी भैया, इसको लेट किया था। ले, कहानी बढ़ाओ आगे। e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद क्या ये पूरी क्वांटिटी में तुझे e की पावर x का आता है? e की पावर x ही होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या यहाँ पे x की जगह कुछ और है? ठीक है, तो e की पावर x का अगर e की पावर x होता है तो e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का भी e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकेगी। जिसको लेट किया दिल में उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा जब तक x तक ना पहुँच सको। x तक आपको जाना ही जाना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 0। अब x तक पहुंच गए, उसके बाद कुछ लेट ही नहीं किया जब, तो इसका आंसर आई थिंक सिर्फ 2x हो गया बेटा। ठीक है, 2x हो गया। प्रोसीजर समझ गए क्या? कैलकुलेशन एरर हुआ तो निभा लेना, वैसे होना नहीं चाहिए, बट प्रोसीजर समझ गए क्या? ln x, इस पूरी चिड़िया को, एक सेकंड बेटा, चिड़िया कहाँ उड़ रही है? इस पूरी चिड़िया को मैंने कुछ माना दिल में और लॉग का फॉर्मूला लगा के उसे नीचे कर दिया। मल्टीप्लाई बाय जिसको जो माना उसका डिफरेंशिएशन। अब e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2 में इसको कुछ माना दिल में, उसका डिफरेंशिएशन कर दिया। मल्टीप्लाई बाय जिसको माना उसका डिफरेंशिएशन। अब इसमें कुछ माना ही नहीं तो आगे बढ़ना ही नहीं। दिस विल बी माई आंसर बेटा। दिस इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप आपको ये सारा का सारा फंडा बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है कि क्या होता है चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है जी, ठीक है। सो दिस इज चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक अगर हो, बाहर से शुरू हो, कुछ एज्यूम करो, उसको करो और आगे बढ़ जाओ। दिस मच एग्जाम्पल्स आर इनफ टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। अब प्रैक्टिस की बारी आपकी है। हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे, अगर आपको चेन रूल समझ आ गया है, अगला कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन का। इम्प्लिसिट फंक्शंस के डिफरेंशिएशन की हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले ये समझना जरूरी है कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शंस में डिफरेंस क्या होता है। ये ले, यहां पर क्या y को अलग कर लोगे आप x से? x वाला वेरिएबल जो है उसे y से अलग कर सकते हो क्या? ऐसे जिसमें y और x को अलग अलग करके लिख सकते हो ना बेटा, वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। यहां पे बताओ, क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरह से, y बराबर समथिंग इन टर्म्स ऑफ x, जहां पे y ना हो? जब कठिनाई महसूस हो इस तरह से अलग अलग करने में, ऐसे फंक्शंस को बोलते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ऐसे फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। हम लोगों को सीखना है इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं बेटा। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, तो इसका क्या तरीका होता है वो मैं एक सवाल के थ्रू ही आपको समझाना सही समझूंगा। मान लीजिए आपका एक सवाल है ये, इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। मेरा यहां पर बच्चों आपको एक कहना है, क्या कहना है? कांस्टेंट होगा तो जीरो कर दोगे, एक्स की टर्म्स में होगा तो फॉर्मूला लगा लोगे, अगर लास्ट में y ही बच जाए
y अगर लास्ट में y ही बच जाए तो y का डिफरेंशिएशन 1 तो नहीं कर सकते ना, y तो वेरिएबल है अपने आप में, ना तो वो कांस्टेंट है, ना जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं वो है। भैया अगर d बाई डी एक्स ऑफ x लिख रहे हैं वो 1 क्यों आ रहा है? क्योंकि x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है x की पावर 1 का, x की पावर 1 का आंसर आता है 1। मैंने ऐसा नहीं कहा कि ये कट जाता है, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला बेटा कि dx अपॉन dx में काट दिया मैंने और 1 कर दिया। x की पावर 1 x के रेस्पेक्ट में एक सेम वेरिएबल का फंक्शन है इसलिए वो 1 आया। y अगर हो तो y में मैं क्या करूंगा, मेरे को भी नहीं पता क्या करूंगा, तो मैं उसको तो एज इट इज dy बाई डी एक्स ही लिख के छोड़ दूंगा, बाद में देखेंगे क्या होता है। समझ रहे हो? अब सवाल देखो, अगर आपको ये बात समझ आई है मेरी, y बराबर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 बोल रहा है dy बाई डी एक्स निकाल के दिखाओ। इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्स वाई अलग करने में थोड़ा कष्ट होगा, आपको करके देख लेना ट्राई, अगर किसी के पास टाइम हो फालतू। सुनो कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन। भैया क्या करें क्या करें क्या करें क्या करें, मुझे तो गिवन है ये, मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है। मैं लेफ्ट और दोनों साइड डिफरेंशिएट कर दूं dx के रेस्पेक्ट में, बाद में देखूंगा। मुझे विद रेस्पेक्ट टू dx करना है ना, तो मैं कर देता हूं, बाद में देखूंगा क्या होता है। मैंने कहा ठीक है। y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, वही मैं आपको भी समझा रहा था बेटा। यहाँ पे y का क्या कर सकते हो आप, y एक वेरिएबल है, ना तो उस पर कोई फॉर्मूला लगा सकते, ना वो x के टर्म्स में है कि आपके स्टैंडर्ड फॉर्मूला लग जाएंगे, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता यहाँ। मैं तो इसको dy बाई डी एक्स ही लिख सकता हूँ। सही बात है, ठीक है जी। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, एक्स वाई में क्या ये फंक्शन 1 है, क्या y भी एक वेरिएबल है, ये फंक्शन 2 हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल लगा दूं, पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, दूसरा सेम, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं कर सकता, dy बाई डी एक्स, पहला सेम x। ये बात समझ आई क्या, कैसे करा मैंने एक्स वाई का डिफरेंशिएशन, समझ आया क्या? पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम, प्लस x की रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वायर का क्या 2x हो जाएगा, पावर आगे आने वाले फॉर्मूला से, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ये देखने वाली चीज है। अब यहां पे चेन रूल लग रहा है बेटा, मुझे पता है x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो होता है 2x, y की जगह कुछ और आ गया, x की जगह कुछ और आ गया, y स्क्वायर आ गया, तो मैं बोलूंगा कि जो भी आया मैं उसको फॉर्मूला लगाता हूं, y स्क्वायर का लगाता हूं, ये वाला फॉर्मूला ये हो जाएगा 2x, यानी कि y को मैंने फॉर द टाइम बीइंग x समझ लिया, जैसे मैंने आपको ऊपर चेन रूल में सिखाया था। y स्क्वायर का हो गया 2y, भाई y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर का 2 है, लेकिन क्या यहाँ पे काम खत्म हो गया, यहाँ गलती होती है, y का भी तो करोगे जिसे दिल में सोचा था, y का dy बाई डी एक्स। जो चीज आपने दिल में लेट करी है बेटा उसका डिफरेंशिएशन भूलना मत, ये वाला स्टेप बहुत सारे बच्चे गलत करके आते हैं, यहां गलती होती है। 1 का 0 होगा, कांस्टेंट है, समझे क्या? समझने वाली बात, समझे क्या? इम्प्लिसिट फंक्शंस में एक्स वाई कैसे निकाला, एक्स स्क्वायर का तुम्हें आता ही है, वाई स्क्वायर का कैसे करा, वाई को फॉर द टाइम बीइंग मैंने समझ लिया कि मेरे वाला है, ठीक है, भूल जाओ वाई है जेड है कुछ भी है, मेरे को तो एक्स स्क्वायर बराबर 2x का फॉर्मूला आता है, पावर आगे जाती है -1 कर देता हूँ, यहाँ x की जगह कुछ और है, तो जो भी है उस पर वो फॉर्मूला लगाया, लेट करा ना मन में जो भी है को x, फिर लास्ट में जो लेट करा उसका मैंने लगा दिया, सिंपल। चलो आगे देखो, dy बाई डी एक्स बराबर y प्लस एक्स dy बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। अब यहां पे बेटा पता हम क्या करेंगे, हम सारे dy बाई डी एक्स वाली टर्म्स एक तरफ लिख लेंगे, dy बाई डी एक्स माइनस एक्स dy बाई डी एक्स माइनस 2y dy बाई डी एक्स, भाई लेफ्ट में आगे माइनस हो गया, बराबर y प्लस 2x। समझे क्या? dy बाई डी एक्स कॉमन ले लूं सब में से, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 2y बराबर y प्लस 2x। इसका मतलब dy बाई डी एक्स का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 2x
अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस 2y। दिस इज माई आंसर। क्या आपको इम्प्लिसिट फंक्शन सॉल्व करने आ गए? क्या आपको हमेशा इस तरह से सजा हुआ चाहिए y बराबर एफ ऑफ एक्स? नहीं। तुम मुझे बताओ कहाँ कहाँ मैंने अपने हथियार चलाने हैं। फॉर्मूलाज पे ही पूरा चैप्टर टिका हुआ है, वो फॉर्मूले लगाए हैं सिर्फ जो सिखाए थे शुरू में और कर दिया काम। बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्या वेरिएबल होता है, क्या कांस्टेंट होता है, और चेन रूल में जो एज्यूम कर रहे हैं दिल में बाहर से अंदर आते हुए उसका डिफ्रेंसिएशन भूलना नहीं है मल्टीप्लाई में। तो वही करा मैंने, y बराबर एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो ये हो गया, उसके बाद कॉमन कॉमन लिया, खत्म कर दी बात। दिस इज इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सब में डी वाई बाई डी एक्स ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई ले आंसर। इस बार उधर वाया, चलो दोनों तरफ डी एक्स से डिफरेंशिएट कर दूं। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, पहले का डिफरेंशिएशन एक्स का 1, दूसरे का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई का तो कुछ कर नहीं सकता मैं। बिल्कुल ठीक है ना। पहले का डिफरेंशिएशन, सॉरी पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम, ठीक है। ये हो गया मेरा डिफरेंशिएशन। x का 1 दूसरा एज इट इज प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन y का कुछ नहीं हो सकता dy बाई डी एक्स, पहला एज इट इज क्योंकि y अपने आप में वेरिएबल है ना। तो dy बाई डी एक्स को आप क्या ही करोगे, मतलब y, आप ये गलती मत करना बेटा कि आपने इसमें मान लो y स्क्वायर है तो इसको 2y सिर्फ जो बच्चा लिख के आएगा वो गलती कर देगा। हमेशा 2y dy बाई डी एक्स होगा। अगर x नहीं है, जिसके रेस्पेक्ट में हो रहा है वो आखिर तक जाना चाहिए, y है तो y का भी करना पड़ेगा, जिस वेरिएबल का हो रहा है उसका लास्ट तक जाना पड़ेगा। यहां खत्म होता है काम, ना कि यहां। चलो आगे, पहले का डिफरेंशिएशन 1 दूसरा सेम प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन 2y dy बाई डी एक्स, पहला सेम बराबर y का dy बाई डी एक्स। अब बेटा इस पूरे में से तू dy बाई डी एक्स कॉमन लेके लेफ्ट राइट करके आंसर निकाल दियो, मेरा काम यहाँ खत्म हो जाता है। समझ आया क्या कैसे इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कर रहे हैं? जहां पर y है बस वहां dy बाई डी एक्स नहीं भूलना है, बाकी तो सब सेम ही है। प्रोडक्ट रूल लगाया मैंने, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम प्लस पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम बराबर वो। ऐसे आप बेटा क्वेश्चंस कर सकते हो, ऐसे आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ले अब एक और क्वेश्चन, e की पावर एक्स वाई, क्या हम इसको कर पाएंगे? बोलो, कोशिश करें। ध्यान से देखना, सही लिखा गया यहां तक? कुछ नहीं बोला, सिर्फ लिखा। सही लिखा गया? दिल में समझ लेना और कमेंट में लिख देना सही लिखा था। y बराबर e की पावर एक्स वाई, मुझे नहीं पता ये क्या चिड़िया है, मैंने इसे फिलहाल दिल में x माना और डिफरेंशिएट कर दिया e की पावर x का e की पावर x, लेकिन जिसे माना उसका डिफरेंशिएशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अब प्रोडक्ट रूल लगाऊं, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, कांस्टेंट होता था एक बाहर आ जाता। प्रोडक्ट रूल लगाऊं, सुन, पहले का डिफरेंशिएशन दूसरा सेम प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन पहला सेम। ले अब क्या तू कॉमन ले लेगा dy बाई डी एक्स, यहाँ क्या 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई dy बाई डी एक्स, क्या कॉमन ले लेगा? तो dy बाई डी एक्स बराबर y e की पावर एक्स वाई प्लस x e की पावर एक्स वाई dy बाई डी एक्स। ले मेरा बेटा, अब तू इसको कॉमन ले ले,
डी वाई बाई डी एक्स का आंसर जो आएगा वो आएगा 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई, वाई ई की पावर एक्स वाई, डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई ई की पावर एक्स वाई अपॉन 1 माइनस एक्स ई की पावर एक्स वाई। ये ई और लॉग से घबराना मत तुम लोग, कुछ नहीं है यार, एक फॉर्मूला है, ऐसा है तो ऐसा कर दो, ऐसा है तो ऐसा कर दो, याद रखोगे तो कुछ भी नहीं है ये काम। वेरिएबल और कांस्टेंट और दूसरा वेरिएबल, चेन रूल, ये सब पता होना चाहिए। अब देखो सब कॉन्सेप्ट एक साथ लग गए बेटा, ये होता है डिफरेंशिएशन। आई होप आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस का सारा कार्यक्रम समझ में आ गया होगा। अगली टाइप पर अब हम बढ़ने के लिए तैयार हैं बेटा, दैट इज पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन ध्यान से समझेंगे। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन क्या होता है? कई बार क्या होता है, दो फंक्शंस ना एक तीसरे पैरामीटर की फॉर्म में दिए हुए होते हैं, यानी कि x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। पूछ तो रहा है dy बाई डी एक्स, और ना x में है y ना y में है x। तो एक एग्जांपल लेते हैं, x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280। क्या ये दोनों वेरिएबल t से जुड़े हुए हैं? तो यहां पे जो t है ना वो पैरामीटर है बेटा। जैसे ही आप t को एलिमिनेट करोगे आपको एक्स वाई में फंक्शन मिल जाएगा, यानी कि यहां से आप t की वैल्यू y/2a उठाओगे ना, इस तरह से, तो ये एक्स वाई में आपको एक फंक्शन मिल जाएगा। अब दो तरीके हैं, बच्चा कहेगा बेटा भैया या तो मैं t को हर बार एलिमिनेट कर लेता हूं, पहले एक्स वाई में बना लेता हूं और फिर एक्स वाई का डिफरेंशिएशन तो मुझे आता ही है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो तरीका गलत है, आंसर उससे भी आएगा और सही आएगा, लेकिन बेटा हर बार t को एलिमिनेट करके y और x में पहुंचना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा टिपिकल फंक्शन बन के आ जाता है कि काम डबल ही हो जाता है। ऑफकोर्स टाइम कंस्ट्रेंट है, पेपर में देखो समय तो उतना ही मिलेगा, इसलिए हमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन पढ़ने की जरूरत पड़ी। तो मैं क्या बोल रहा हूं, एलिमिनेट वेलिमिनेट मत करो, मेरी बात समझो। अगर मान लो कोई फंक्शन है t के रेस्पेक्ट में, यही तो हो रहा है, y x एज अ फंक्शन ऑफ t, यहां t भी वेरिएबल ही है बेटा, y एज अ फंक्शन ऑफ t। मेरा टारगेट पता क्या है? मेरा टारगेट जो है dy बाई डी एक्स निकालना है, ये मेरा टारगेट है बच्चों, ठीक है। x एज अ फंक्शन ऑफ t अगर मुझे पता है तो क्या मैं dx बाई डी टी निकाल लूंगा? y एज अ फंक्शन ऑफ t पता है तो क्या मैं dy बाई डी टी निकाल लूंगा, यानी कि फंक्शन ऑफ t d बाई डी टी निकाल लूंगा। t के रेस्पेक्ट में फंक्शन है और t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, बहुत आसान है। अरे अगर मान लो कोई फंक्शन गिवन हो टी स्क्वायर प्लस टी, और इसको मैं y बोल रहा फॉर एग्जांपल, तो डी वाई बाई डी टी क्या वो 2t प्लस 1 नहीं हो जाएगा? t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं और t में ही फंक्शन है, 2t प्लस 1 होगा बेटा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को dx के रेस्पेक्ट में कर रहे थे, अरे x और t फर्क क्या पड़ता है, बात तो एक ही है ना, ऊपर का जो फंक्शन है वो नीचे के रेस्पेक्ट में हो रहा है और वो सेम टर्म्स में है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये निकाल दिया आपने, आप dx बाई डी टी निकाल लोगे, dy बाई डी टी निकाल लोगे, t के रेस्पेक्ट में ही है फंक्शन और t का ही करना है। a यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट आपको पता है किसी काम का नहीं, बाहर आ जाएगा, या फिर अकेला पड़ा है तो डिफरेंशिएशन 0 कर दूंगा। एक बार आपको अगर ये वैल्यू पता लग गई बच्चों, मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स, क्या वो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल लिख सकता हूं, dy बाई डी टी अपॉन dx बाई डी टी, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से dy बाई डी एक्स का आंसर आ जाएगा। आपको dx बाई डी टी निकालना आता है, dy बाई डी टी निकालना आता है, dy बाई डी एक्स आपका निकल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखना, dy बाई डी एक्स जब निकाल रहे हैं तो
इन दोनों फिगर्स को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है और फिर डिवाइड करना है। कंफ्यूज मत होना, x y t तीन चीजें हैं। हमेशा ये समझेंगे क्या फंक्शन है, किसके रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। अगर वो वेरिएबल का डिफरेंशिएशन वेरिएबल के रेस्पेक्ट में है, सेम वेरिएबल है तो वही फंडे लग जाएंगे। अगर एक्स स्क्वायर है तो एक्स के रेस्पेक्ट में 2x हो जाएगा। वाई स्क्वायर है या टी स्क्वायर है तो क्या होगा, वाई स्क्वायर है या टी स्क्वायर है तो क्या होगा। तो आपका सवाल होना चाहिए भैया मुझे ये बताओ किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो। अगर वाई स्क्वायर का y के ही रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2y होगा, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। लेकिन अगर y स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो 2y dy बाई डी टी होगा। ये समझने की बात है बेटा, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो गया ना। सिमिलरली टी स्क्वायर अगर है तो t के रेस्पेक्ट में तो 2t ही होगा ना सिर्फ, और x या y के रेस्पेक्ट में तो dt बाई डी एक्स या dt बाई dy होगा अगर वेरिएबल है। तो ये कहानी आपको समझ में आनी चाहिए, बस इतनी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं सवाल के रूप में ही आपको समझाना चाहूँगा सवाल बनेगा कैसे। ठीक है, मेरे को कॉन्सेप्चुअली पढ़ाने की आदत है, मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, अब सवाल देख लो। कुछ बच्चे सवाल में ही इंटरेस्टेड होंगे, तो सवाल लिखवाया ही था, ए स्क्वायर 280 dy बाई डी एक्स निकाल दो, ये वो बोल रहा है। आंसर x बराबर ए स्क्वायर है, डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा, एक कांस्टेंट है, नहीं भी दिया हुआ तुम्हें बताया था ना, ये ए बी सी डी ये सब कांस्टेंट ही होते हैं अगर नहीं दिया हुआ, प्रोवाइडेड वो अलग से बिल्कुल स्पेशली उसका यूज़ करे। तो a बाहर आ गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 280 2t। सिमिलरली y बराबर 280 दिया हुआ है, डी वाई बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, 2a क्या कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा बेटा, डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। सही बात है ना, बिल्कुल सही है। तो डी वाई बाई डी टी क्या है, 2a अपॉन 280। माई आंसर विल बी 1 अपॉन टी। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ आ गई, आई होप आपको ये बात समझ आ गई। अगर वो आपको बोल देता डी एक्स बाई डी वाई क्या होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाता, टी। भाई उसने घुमा दिया, तुम भी घुमा दो। एक तरीका, जो लंबी कहानी सुनना चाहता है वो डी वाई बाई डी टी करता अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी करता अपॉन डी वाई बाई डी टी करता, बात एक ही है। समझ गए, समझ गए। तो अगर उल्टा पूछ ले तो उसको भी उल्टा घुमा दो, तो डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया, डी एक्स बाई डी वाई भी आ गया। आई होप बच्चों आपको ये मेरी सारी कहानी समझ में आ गई, और अभी तक की सारी कहानी आपको बिल्कुल स्पष्टता से क्लियर है। आपको जितने भी फंक्शंस दिए जाएंगे वो डिफाइंड होंगे, ठीक है। आपको सिर्फ फॉर्मूले लगाने हैं, आंसर निकालना है। अगर इस तरह से बीच में कोई पैरामीटर हो तो उस पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करके निकालना है। अगर इम्प्लिसिट फंक्शन हो तो पूरी की पूरी कतार को डिफरेंशिएट कर दो, बाद में इकट्ठा कर लो डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको प्रोडक्ट रूल, चेन रूल वो सब लगाना पड़ जाए तो वो बेसिक्स हैं, वो जहाँ मन करे वहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ उसकी आवश्यकता पड़े वो हमारे ब्रह्मास्त्र हैं, हमारे वो एक तरह के वेपन्स हैं जो हम कहीं भी चला सकते हैं। फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे होने चाहिए, वरना ये सब सवाल आपसे बनेंगे नहीं। एक और सवाल देख लेते हैं पैरामेट्रिक पर, वन मोर क्वेश्चन ऑन पैरामेट्रिक। इसके बाद हम लोग हमारे लास्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का अगला सवाल, ले भाई क्या दिक्कत है, डी एक्स अपॉन डी टी निकाल। अब सवाल वही है कि डी वाई बाई डी एक्स बताओ, या छोड़ो डी एक्स बाई डी वाई बताओ। डी एक्स अपॉन डी टी क्या होगा बेटा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3a t स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी टी क्या होगा, ई की पावर टी। अब कंफ्यूज मत हो ना कि इसको डी टी बाई कुछ लिख दूँ क्या, डी टी बाई डी टी लिख ले, हटा दिया, या फिर उसे 1 कर दिया, ख़त्म कर दिया, डी टी बाई डी टी लिख ले। इसको ऐसे मत सोचने लगना, बच्चे दिमाग लगाने लगते हैं, इसको बाद में डी टी बाई डी वाई आएगा क्या। बेटा क्या मतलब है, क्यों आएगा, आप डी टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो रेस्पेक्ट चेंज कर दोगे क्या ना, ये नहीं चलने का। ई की पावर टी विद रेस्पेक्ट टू टी इज ओनली ई की पावर टी, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।
अगर जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो और जिसको कर रहे हो उसमें फ़र्क है तो ये सब कहानी है। अगर ये e की पावर y होता ना बेटा, तो इसका होता e की पावर y dy/dt। क्योंकि ये e की पावर t है तो इसके आगे कुछ नहीं आएगा। समझ पा रहे हो फ़र्क? कांस्टेंट वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल, ये समझना चाहिए। चल भाई, अब तो कुछ भी नहीं बचा, dx/dy, दोनों को भाग दे दो, बात खत्म करो। ले, आंसर आ गया तेरा आंसर आ गया। अब वो कुछ प्रूव करने को बोले और t की वैल्यू यहाँ से उठा के x की टर्म्स में दे दे, y की टर्म्स में दे, तो डाल दिया तू भी। किसने मना करा है? चाहे यहाँ से उठा ले वैल्यू, चाहे यहाँ से उठा ले, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट हो वैसे उठा लियो, तेरी इच्छा है, यहाँ पे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट पैरामेट्रिक फंक्शंस बच्चों। इससे ज़्यादा एग्जाम्पल्स लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें टॉपिक में, इतना ही सिखाना था। अब आपकी प्रैक्टिस है, लगाते चलो सवाल और सीखते चलो, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे डिफरेंशिएशन के फंडों में लास्ट टॉपिक की तरफ। एक लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, वो आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको पूछना भी नहीं चाहिए। कुछ टीचर्स भी पढ़ाते हैं, कुछ किताबों में भी छपा रहता है, मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन सिलेबस में नहीं है। लॉग के मैंने आपको फंडे बता दिए हैं, वो प्रॉपर्टीज याद रख लेना, उससे तोड़ मरोड़ के देख लेना कि प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल पे आ पाओ, ठीक है जी। कहानी सुन ले, कहानी। मीनिंग ऑफ इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शंस, क्या आप लोगों को क्लियर हो गया? चेन रूल कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, मीनिंग ऑफ पैरामीटर और पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन क्लियर हो गया। ये कुछ आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए बेटा सवाल है, ये आप ही को करने हैं, दिस इज फॉर योर होमवर्क, ठीक है। तो ये कुछ सवाल हैं जो आपको लगा के देखने हैं। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, x³ y5 log xy स्क्वायर, x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई की पावर xy, इस तरह के एग्जाम्पल्स मैं उठा चुका हूं, तो आप ये लगाकर चेक कर सकते हैं। आपको इसमें सब में dy/dx निकालना है, ठीक है जी। हम लोग अगली कहानी पर आते हैं, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन पर। क्या होता है बेटा हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन? हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन क्या होता है समझेंगे। ये हमारा लास्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन से ऑफ कोर्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द वीडियो। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन समझेंगे। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही एक्स्ट्रा टॉपिक बना रखा है। जो तुम एक बार करते हो ना काम, उसे एक और बार कर दो तो वो सेकंड ऑर्डर हो गया। मतलब dy/dx क्या है? 2x। 2x अगर इसे एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं x के रेस्पेक्ट में, तो इसको ऐसे लिखा जाता है d2y/dx2। ये d गिनने मत लगना कि ये दो थे ये एक हो गया, भैया रिप्रेजेंटेशन है। ले दोबारा कर ले डिफरेंशिएशन। आंसर बोल, इसमें कोई कष्ट है क्या? इसे अलग से पढ़ाने की जरूरत है? भाई एक बार डिफरेंशिएट करा, अच्छा इसको ना y1 भी लिख देता है, इसको y2 भी बोल देता है। डिफरेंशिएशन को दोबारा डिफरेंशिएट करा तो सेकंड ऑर्डर हो गया। जनरल नोटेशंस देख ले। मान ले कोई फंक्शन है y बराबर fx, ठीक है। जो नॉर्मल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन होता है उसको हम dy/dx लिखते देते हैं, या फिर f' लिख देते हैं, या फिर y1 लिख देते हैं। जो सेकंड ऑर्डर होता है यानी कि डिफरेंशिएशन के ऊपर डिफरेंशिएशन, उसे d2y/dx2 लिख देते हैं, या f" लिख देते हैं, या y2 लिख देते हैं। अब मान ले और आगे करना है, जो भी आंसर आया उसे तीसरी बार डिफरेंशिएट कर दो, लो जी थर्ड ऑर्डर हो गया। अब ये सब बेकार की कहानी है बच्चों, इससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम्हारे लिए वो डिफरेंशिएशन का आंसर एक नया सवाल, उसे दोबारा डिफरेंशिएट करना है, मतलब कि एक और कोई फंक्शन है दुनिया का, उसे डिफरेंशिएट करना है। तो ये सब कुछ नहीं है, समझ लो, लिख लो, किताब में देखने को मिले तो समझ जाना कि अच्छा y3 मतलब
यानी 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है। क्लियर है क्या? आपके सिलेबस में सेकंड ऑर्डर तक ही है, बाकी तो जहां मर्जी तक चला जाए और ले जाए। थर्ड ऑर्डर कहेगा तीसरी बार डिफरेंशिएट कर देना, फोर्थ कहेगा और कर देना, फिफ्थ कहेगा और कर देना, 5 बार कर देना, जितनी बार कहेगा उतनी बार डिफरेंशिएट कर दियो मेरा बच्चा, है ना। तो एक सवाल आपके नाम, ठीक है जी। y बराबर x की पावर x ले लेते हैं। बोलता है dy बाई डी एक्स निकालो, d2y बाई डी एक्स 2 निकालो। या तो ये बोल रहा है, या बोलता है y1 एंड y2 निकालो, एक ही बात है। या फिर आपको ये फंक्शन जो है ये ऐसे दे दे और बोले f डैश एक्स निकालो, f डबल डैश एक्स निकालो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मेरे ये सब एक ही कहानी है। आजा देखो, y बराबर x की पावर 10, dy बाई डी एक्स क्या होगा, 10x की पावर 9। आंसर, यही मेरा आंसर y1 का है। यही अगर f x बराबर x की पावर 10 देता तो यही मेरा आंसर f डैश x का है। बोल कोई कष्ट है क्या? कोई कष्ट नहीं होना चाहिए यहां तक। अब बोलता है dy बाई डी एक्स तुमने निकाल दिया बेटा, क्या आया 10x की पावर 9। आगे बोलता है सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि d2y बाई डी एक्स 2। तो तेरे को सेकेंड थर्ड से घबराना नहीं है, इसे भूल जा। फर्स्ट का आंसर ये है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव का। अब ये कोई नया फंक्शन है, इसको डिफरेंशिएट कर लेगा ना, क्या है इसमें, इसको डिफरेंशिएट कर, कांस्टेंट बाहर 9x की पावर 8, उसी फंडे से x की पावर n वाले से, nx n माइनस 1, nx n माइनस 1 वाले फंडे से अगर x की पावर n का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, वही करा। ये हो जाएगा 90x की पावर 8। ये मेरा y2 का आंसर हो गया। अब बोलो इसमें क्या दिक्कत है? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। कहने लगे y3 निकालो, हमने कहा उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। मेरे लिए 90x की पावर 8 एक नया फंक्शन है। साफ सुथरा लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको, ताकि तुम्हें सुंदर दिखे। ले, y3 बोलेगा तो इसको डिफरेंशिएट कर देना, y4 बोलेगा अगले को डिफरेंशिएट, जितनी मर्जी बार करा ले भाई, फंडा वही है, फॉर्मूला वही है, नया फंक्शन है और कर दो। दिस इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। रिप्रेजेंटेशंस पढ़ानी थी बस यहाँ, y1 y2 y3, f डैश एक्स, f डबल डैश एक्स, f ट्रिपल डैश एक्स और d2y बाई डी एक्स 2। ये इसी तरह से लिखते हैं, ऊपर d की पावर बढ़ती जाती है और नीचे x की पावर बढ़ती जाती है। सिंपल। कहानी पे आ जाएं, खत्म हो गया, और कुछ नहीं है इसमें। ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, बहुत ही सरल सरल सवाल हैं और आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आई होप आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई एंड ये सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। ये 2 सवाल आप देख लेना, ठीक है, दिस इज फॉर योर होमवर्क। तो यही थी बेटा कहानी हमारे डिफरेंशिएशन की, एंड इसी के साथ हमारा जो डे 4 है डिफरेंशिएशन का वो समाप्त होता है। डिफरेंशिएशन के सारे फंडे यहाँ से कवर होते हैं, ठीक है। हमने सारी चीज़ों को समझ लिया, सारे फॉर्मूलाज, सारे हमारे जो वेज थे सोचने के, सारी डेफिनेशंस हमने समझ ली, डिफरेंशिएशन का थोड़ा आइडिया भी ले लिया, ठीक है। तो इतना ही है बेटा कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए अप्लाइड मैथ्स में। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया है, बट इस लेक्चर में आपको एक कमिटमेंट मुझे देना पड़ेगा, वरना ये सारा एफर्ट जीरो हो जाएगा, कि आप अपना पेन चलाएंगे और हर फॉर्मूला पर मिनिमम 20 से 30 सवाल आप करेंगे। इससे कम में काम नहीं चलेगा, पहले ही बता रहा हूँ। ये चैप्टर प्रैक्टिस मांगता है, बच्चे का पेन चलेगा तभी कुछ हो पाएगा, मेरे पेन चलाने से कुछ नहीं होगा बेटा, ठीक है जी। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, ठीक है। कैलकुलेशंस भी कोशिश करिए परफेक्ट रहे, कहीं कोई फ्लो हो तो आप लोग बता ही दोगे, है ना। सो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के साथ, जहां पर हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन से रियल लाइफ में हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, और वहां पर मैं ये सारे फॉर्मूलाज को यूज करके डिफरेंशिएट करने वाला हूं। तो तब तक के लिए बाय रहेगा एंड मिलते हैं बहुत जल्दी। ऑल द वेरी बेस्ट।